हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी भाई पीके। साथियों, हम जो अपने साइकोलॉजी की 1100 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, आज उसका पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हम 301 से लेकर और 350 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है साथियों। हम हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास सुबह 8 बजे डेली स्टार्ट रहती है। लगभग आधे घंटे की क्लास होती है, तो वो हम डेली करते हैं। तो आप हमारी क्लास के साथ प्रतिदिन जुड़े रहें। और जो सुबह जो पहली क्लास होती है, प्रीमियर क्लास होती है, उसमें आप सभी जुड़ें। ठीक है। आपके जो लाइव कमेंट हैं, आप अपने कमेंट भी वहाँ पर साथ के साथ अपने शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। ठीक है साथियों। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और इसके सामने जो आपका सब्सक्राइब के आगे जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है साथियों। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथी भी इससे जुड़ सकें और अपने आने वाले एग्जाम्स में साइकोलॉजी के जो पार्ट है उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है साथियों। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 301। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है। ए, निरीक्षण विधि, बी, प्रश्नावली विधि, सी, साक्षात्कार विधि, या डी, उपरोक्त सभी। तो जो इसकी जो मुख्य विधि है व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने के लिए, वो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, साक्षात्कार विधि, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी होती है। ठीक है साथियों। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 302 है आपका। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई। ए 1878, ए 1879, ए 1880, या डी 1892। तो कब प्रयोगशाला कब जर्मनी में स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी 1879 में। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आपके कई क्वेश्चंस एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, तो ये आ सकता है, तो जर्मनी आपका आंसर हो जाएगा। कब स्थापित हुई थी, तो 1879 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़कर याद रखेंगे तो आपके अन्य क्वेश्चंस में भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 303 है आपका। शिक्षा व मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है। ए, बाल्यावस्था में, बी, जवानी में, सी, शैशवावस्था में, या डी, किशोरावस्था में। तो जो मनोविज्ञान है वो शैशवावस्था में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 304 है आपका। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। ए, अनुवांशिक विधि, बी, विकासात्मक विधि, सी, अंतर्दर्शन विधि, या डी, उपरोक्त सभी। तो मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विकासात्मक विधि। ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 305 है आपका। ऑलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ। ए, मनोविश्लेषणवाद, बी, व्यवहारवाद, सी, मानवतावादी दृष्टिकोण, डी, अस्तित्ववाद। तो किस रूप में हुआ, ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 306 है आपका। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये हमने आपकी जो साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरी कराई थी उसमें ये हमने बताया था। तो आप इसमें सर्च कीजिए। ए, मैकडूगल, बी, टर्मन, सी, थॉर्नडाइक, या डी, बर्ट। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, तो ये आपका आंसर थॉर्नडाइक सही है। ठीक है। त्रिकारक सिद्धांत इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 307 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या डी, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो साथियों देखिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है। ये एक तो ये है, अगर आपने साइकोलॉजी ठीक से पढ़ी तो आप इसका आंसर अपने आप ही ठीक से दे सकते हैं। ठीक है। जो इसका आंसर है, इसका आंसर है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता। ठीक है। आपने साइकोलॉजी से पहले अगर बायोलॉजी में आपने पढ़ाई की है तो आपने वहाँ पर भी जाना होगा। जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो लिंग के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 308 है आपका। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य है वह उच्च बुद्धि वाली है,
बी वह उच्च अनुशासन प्रिय है, सी वह हास परिहास वाली है, या डी वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो उच्च बुद्धि लब्धांक बुद्धि लब्धांक का क्या मतलब है कि वह संतुलित व्यवहार रखती है, ठीक है, ना ज़्यादा उत्साहित होती है, ना ज़्यादा प्रोत्साहित होती है, ठीक है, ना ज़्यादा हतोत्साहित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 309 है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है। ए आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, बी मानव सभ्यता सिद्धांत, सी प्राचीन मानव व्यवस्था सिद्धांत, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, ये आपका सही है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय की उत्पत्ति आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 310, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे महत्व किसे देना चाहिए? समुदाय के विचारों को देना चाहिए, बी शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, या डी अभिभावकों के मत को देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? आपका आंसर नंबर सी सही है, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 311 है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? बताए गए अध्ययन द्वारा, बी प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, सी गहन अध्ययन द्वारा, या डी सस्वर अध्ययन द्वारा। तो जो सस्वर अध्ययन द्वारा जो अधिगम होता है उस जिसकी प्रेरणा उन्हें मिलती है, तो ये सबसे अच्छा और सबसे सटीक रहता है, ठीक है, यानी बोलकर उन्हें समझाना और अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 312 आपका, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ए तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता, या डी अनुवांशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को तो क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी अभिवृद्धि, ठीक है। इसके अलावा शारीरिक मानसिक अगर सारे आपके विकास जुड़ जाते हैं तो वो आएगा आपका विकास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 313 आपका, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ए वातावरण, बी मनोदैहिक, सी पारंपरिक अनुकूलन, या डी मनोवैज्ञानिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 314 आपका, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। पुनः स्मरण, बी विस्मृति, सी संवेदना, या डी स्मृति। तो क्या कहलाता है? ये कहलाती है विस्मृति, ठीक है, यानी स्मृति का उल्टा यानी विस्मृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 315 है, मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छाशक्ति का सिद्धांत, या डी अंतर्निहित का सिद्धांत। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए आवश्यकता का सिद्धांत, ठीक है। अब इसे आवश्यकता का सिद्धांत बोले या प्रेरणा सिद्धांत बोले, दोनों ही आपके एक ही हैं, ठीक है, अपोजिट मान लीजिए या सेम मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 316 है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ए गहन अध्ययन, बी सतही अध्ययन, सी मानकीय अध्ययन, या डी प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सतही दृष्टिकोण, यानी बाहरी सतह का दृष्टिकोण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 317 आपका, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? ए परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, बी विद्यालय का शोचनीय शैक्षणिक माहौल, सी परिवार का पेशा, या डी परिवार का शोचनीय भावात्मक वातावरण। तो क्या बच्चे को प्रभावित नहीं करेगा? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, परिवार का पेशा उसे बिल्कुल भी उसे प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि पेशा कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चे की पढ़ाई नॉर्मल तरीके से चल रही है तो वो प्रभावित नहीं कर सकती। 318 है आपका, समान आयु वर्ग के संबंध अन्य सहपाठियों में से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं ए प्रतिभाशाली, बी पिछड़ा बालक, सी अपवादी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है? पिछड़ा बालक, ठीक है, यानी कि वो किसी न किसी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 319 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, बी क्षैतिज अंतरण, सी द्विपार्श्विक अंतरण, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सी द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 320 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा था? तो जो डेफिनेशन वाले हैं वो तो आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। ये कहा था हार्लॉक ने। ठीक है। आप इनके लिए ऑप्शन ना पढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर देखकर आंसर उसे कर सकते हैं। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्यामपट्ट दृश्य साधन, ए है आपका श्रव्य साधन, सी है आपका दृश्य श्रव्य साधन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट होता है वो सिर्फ आपका दृश्य साधन होता है, वहां पर सिर्फ आपको दिखाई देता है, आपको सुनाई नहीं देता। ठीक है। यहाँ पर दृश्य श्रव्य में जो सुनाई और दिखाई दोनों देते हैं, तो आपको सुनाई तो वहाँ देता नहीं, सिर्फ दिखाई देता है, तो इसलिए दृश्य साधन आएगा। क्वेश्चन नंबर 322 है, असंगठित घर के आने वाला बच्चा अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, ए सुनिर्मित पाठों में, बी स्वतंत्र अध्ययन में, सी नियोजित निर्देश में, या डी अभ्यास पुस्तिका में। तो जो बच्चा है वो स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 323 है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में से किसने वर्गीकृत किया? ए ड्रेवल ने, बी मैकडूगल ने, सी थॉर्नडाइक ने, या डी वुडवर्थ ने। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये किया है मैकडूगल ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 324 है आपका, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक ए की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, बी को विद्यार्थियों की व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, सी को विद्यार्थियों की निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, और या उपयुक्त डी। तो जो शिक्षक को ये जो तीनों ऑप्शन जो आपने पढ़े हैं, ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, ये तीनों ही अपना सकता है टीचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 325 है, कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, डी सी रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या डी उपयुक्त सभी। तो इसके लिए अध्यापक ये तीनों काम कर सकता है। ठीक है। तीनों काम कर सकता है या तीनों काम करने चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 326 है आपका, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? ए बुद्धि, बी अभिवृद्धि, सी मूल्य, या डी व्यक्तित्व। तो थर्स्टन और लिकर्ट किससे संबंधित है? ये है अभिवृद्धि से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 327, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, या डी मानक। तो किसके लिए है? तो इसके लिए विश्वसनीयता आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 328, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता के से संबंधित है? ए श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, या डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षण कुशलता में तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। तो श्यामपट्ट पर ही लिख सकते हैं, प्रश्नों का हल करके दिखा सकते हैं, या प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 329 आपका, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो जो डेफिनेशन वाला है वो आप डायरेक्ट आंसर उसका दे सकते हैं, ये कहा था रॉस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 330 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, या डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इस जवाब का ऑप्शन नंबर डी है, ये बिल्कुल सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक के समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 331 का, स्मृति का एविंगस के साथ वही संबंध है जो बुद्धि परीक्षण का किसके साथ है आपका? और जो ऑप्शन नंबर सी है विनय के साथ है, वही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 332 है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सी सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनोविद सामाजिक सिद्धांत, फ्राइड का मानसिक यौन सिद्धांत,
जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या डी कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो ये आपने आसानी से पहचान लिया होगा, ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, ये उनकी 4 अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 333 है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसे कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 334, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चे की किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली? तो इनको रखेंगे हम प्रतिभाशाली बच्चों में। ठीक है, जो 140 से जिनकी बुद्धि लब्धि ऊपर होती है। इसके अलावा 90 से और 110 के बीच में जितने बच्चे होते हैं वो सामान्य बुद्धि वाले माने जाते हैं। ठीक, सामान्य बुद्धि वाले बच्चों का सीटेट में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट, एस्टेट, ट्रीट सभी टेट के क्लास में पेपर में। ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 335 आपका, कर्ट लेविन के अनुसार समूह के में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं? तो इनको कहा जाता है गतिशीलता। ठीक, जितने भी चेंजेस होते हैं वो गतिशीलता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 336 है आपका, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? ए तनाव, बी पिछड़ापन, सी डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। जो डिसलेक्सिया है ये आपका बिल्कुल इसके लिए सही है। और डिसलेक्सिया के ऊपर ये मान लीजिए 1-2 पेपर ही ऐसा रहा होगा जिसमें डिसलेक्सिया के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, चाहे उसे ईवीएस में मिक्स करके पूछें या फिर साइकोलॉजी में मिक्स करके पूछें, ये क्वेश्चन आपको घूम फिर कर जरूर हर पेपर में मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करके रखें। हम अभी किसी दिन आपके लिए सभी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी डिफेक्ट्स होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, इन सभी बीमारियों के बारे में एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 337 है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ए विषय वस्तु, बी व्यक्तिक भिन्नता, सी विद्यार्थियों की आयु या डी विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो अध्यापक को उनकी व्यक्तिक भिन्नता के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा अधिक प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा बहुत धीमे सीखता है, तो उनकी व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बी बिना विचार जल्दबाजी से कार्य करने की प्रवृत्ति, सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति या डी असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने के पर डटे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 339 आपका, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक निश्चित सीमा तक मापा नहीं जा सकता या फिर डी 1 और 2 दोनों। तो जो आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 हैं वो दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 340 आपका, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है? ए बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बी कोशोमायोजन का निराकरण करना, सी 1 और 2 दोनों या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 हैं वो दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 341, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी वार्षिक एवं अर्धवार्षिक या डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कम अवधि की परीक्षाओं का अंतरण, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 342 आपका, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है? ए पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी व्यक्ति के पूरे जीवन में या डी किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे कठिन और सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? तो ये होता है आपका किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 343 आपका, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा अमूर्त
तरीके से चिंतन द्वारा सबसे अधिक बेहतर से सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग में, ठीक है। सी इंद्रियों के द्वारा, या डी निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। जो बच्चा है वो इंद्रियों के द्वारा इस अवस्था में सीखता है, ठीक है, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 344 आपका, इसलिए जो प्याजे की जो पहली अवस्था है उसे इंद्रिय कामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 344 है, रोडसक परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, रोसार्क परीक्षण एक अभिक्रियात्मक प्रकार का प्रक्षेपी परीक्षण है। बी, रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है। सी, यह व्यक्तित्व के बौद्धिक तथा अबौद्धिक दोनों ही प्रकार के शील गुणों का मापन है। या डी, इसका मूलभूत प्रयोजन व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु और प्रणोदन, आवश्यकता, स्वीकार कल्पना, कुंठाओं इत्यादि को उजागर करता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रोसार्क परीक्षण व्यक्तित्व की संपूर्ण रूप से नैदानिक जांच करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 345 का, कार्ल रोजर्स के अनुसार कुल समायोजन का आधार वैषम्य है। इदम तथा परायहम के मध्य, वास्तविक स्वयं तथा आदर्श स्वयं के मध्य, स्वयं तथा वातावरण के मध्य, चेतन तथा अचेतन के मध्य। तो इसका आपका आंसर नंबर बी सही है, वास्तविक स्वयं तथा आदर्श स्वयं के मध्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 346 आपका, व्यक्तित्व के प्रारूप सिद्धांतों की सबसे पृथककारी विशिष्टता क्या है? ए, शारीरिक विन्यास तथा स्वभाव में संबंध। बी, शरीर विन्यास का वर्गीकरण। सी, प्रारूपी अभिलक्षण। या डी, मनो शारीरिक उपागम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शारीरिक विन्यास तथा स्वभाव में संबंध, ये आपका इसके लिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 347 है आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों की धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी, अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। या डी, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा के सीमा तक तैयार कर की जाए, इसका पृष्ठपोषण प्रदान करना। तो इसका क्या अर्थ होता है? उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पृष्ठपोषण करना यानी जांच करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 348 है आपका, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से समायोजन करना। बी, अपने साथियों से समायोजन करना। सी, अपने माता पिता से समायोजन करना। या डी, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों में समायोजन करना, ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 349 है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ए, स्मृति एवं समझ आधारित। बी, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत। सी, समझदारी एवं अनुप्रयोग आधारित। ऑप्शन नंबर डी, केवल वस्तुनिष्ठ। तो बच्चों की समझ और अनुप्रयोग के आधार पर जितने भी प्रश्न वो पूछे जाने चाहिए, ताकि उससे पता चल सके कि बच्चे ने कितना सीखा है और किस प्रकार उसे प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 350 है आज का आखिरी क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ए, वीडियो अनुरूपण। बी, प्रदर्शन। सी, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। या डी, ये सभी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है, यानी कि जितना भी बच्चा खुद करके सीखेगा, खुद का अनुभव करेगा, खुद से अपना एक्सपीरियंस होगा, वो इतना ही जल्दी सीख सकता है और इतना ही वो सटीक अपने आंसर को ला सकता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए तो साथियों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई है और अच्छी लगी है और चाहते हैं हम आपके आगे भी इसी तरीके से सीरीज को स्टार्ट करते रहें, चलाते रहें आगे भी। तो आप अपना एक लाइक और शेयर देकर हमें ज़रूर प्रोत्साहित करें। इसके अलावा आपको इसमें कोई कमी लगी है, कोई गलती लगी है और चाहते हैं हम आपको अगली वीडियो में उसको सुधार ज़रूर कराएं, तो आप उस अपना कमेंट देकर ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको इसमें जो भी वीडियो में कमी लगती है उनके बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में हम उसे सुधार कर उसे नए रूप में प्रदान कर सकें, ठीक है साथियों। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।